हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। सबसे पहले सभी को बधाई हो जो जिनके पास कल लिस्ट में जिनका नाम था, जिनका रोल नंबर था और उनको इंटरव्यू कॉल गया है। तो बाई चांस ये नहीं हुआ है, आपने मेहनत की थी, बहुत दिनों तक अच्छे से प्रिपेयर किया था, महीनों सालों आपने इंतज़ार किया, उसके बाद ये आपने MCQ एग्जामिनेशन दिया था जिसमें आपने ये मार्क्स लाए हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई चीज़ आती है तो मेहनत से आती है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ मेहनत से लाया। दूसरा चीज़, अब फोकस आपको किन चीज़ों पे करना चाहिए, क्योंकि कल से जो लिस्ट आई है, रिलीज़ हुई है, उसके बाद से बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में। बहुत लोगों से आप कांटेक्ट करते हो, पूछते हो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों वो नहीं हुआ, उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका रिजल्ट आ गया है तो वो आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने हैं। जो भी MCQs में आपने क्लेम किए थे कि ये गलत है या सही है, उसके बेस पे आपका ये इंटरव्यू कॉल आ चुका है। जिनका नहीं आना है अब वो नहीं आएगा, जिनका आ चुका है उनको केवल और केवल फोकस आगे अपने इंटरव्यू पे करना चाहिए। बाकी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इन सब सवालों के लिए आपके पास समय नहीं है। अगर आप बात कर रहे हो तो केवल आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्योंकि जो भी ये निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, बाकी सारी चीज़ें नियुक्ति की बात देखी जाएंगी। मतलब जिनका भी सिलेक्शन इसमें होता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो जॉब करने लगेंगे और जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो चीज़ें चलती जाएंगी, वो चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा प्रीवियसली जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें देखा गया है। रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, जिनको सिलेक्शन लेना होता है उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, जॉब भी वो करते रहते हैं और जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है वो चलती रहती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। तो अगर आपका रोल नंबर है लिस्ट में, आपको इंटरव्यू का कॉल आई है, तो आपका फोकस केवल और केवल इंटरव्यू पे रहना चाहिए, केवल और केवल उन चीज़ों पे होना चाहिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में क्या है? आपका इंटरव्यू देने जाना। तो बाकी सारी बातें, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे उसको आप भूल जाइए और केवल आप इंटरव्यू पे ही फोकस करिए, जो कि आपके हाथ में है, जो कि है आपका कंट्रोलेबल। तो आपको आगे क्या करना है? आपको पता है कि UPHSC ने डेट्स भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि हम जो है इंटरव्यू 2 फेजेस में कराएंगे। पहला जो है 25 से लेके 4 अक्टूबर तक है, फिर उधर 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक है। ऐसा कुछ है, इधर उधर हो सकता है। तो जो भी है, मतलब बहुत कम दिन बचे हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब बॉटनी जिस भी शिफ्ट में है, पहले शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट में है, अब वो आने के बाद में पता चलेगा। जब भी है, आपके पास जो समय है वो पूरा का पूरा आप किस में लगाओगे? बॉटनी पढ़ने में लगाओगे। ठीक है, मैं बॉटनी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। करना क्या है आपको, अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है, आप पढ़ाने जाते हो मेनली BSc और MSc के बच्चों को, ना कि आप कोई रिसर्च करवाने जा रहे हो। ठीक है, मेन फोकस आपका यहाँ पे टीचिंग का होता है, क्योंकि ये जो कॉलेज होते हैं ये छोटे बड़े कॉलेज होते हैं। छोटे कॉलेज ज़्यादा होते हैं, बड़े कॉलेज कम होते हैं। वहाँ पे गाँव से बच्चे आते हैं, बहुत रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। उनको पढ़नी होती है बॉटनी, और बॉटनी के साथ साथ उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, साथ में इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। तो आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उनको आपको आइडिया देना है बॉटनी के बारे में, न कि उसमें रिसर्च करवानी है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपसे जो चीज़ें पूछी जाती है वो कोई एक पर्टिकुलर किसी जीन पे या प्रोटीन का पाथवे वगैरह नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ओवरव्यू। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट क्या होते हैं,
कैसे एनिमल से डिफरेंट होते हैं। आपको बड़ा बेसिक क्वेश्चन लगेगा, पर क्या आप अगर उसका आंसर दे सकते हो, यही थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ। एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके जनरल फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या, जो उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसमें क्या है, कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है इनमें ग्रुप। तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, होल बॉटनी आपको आनी चाहिए। कहीं से भी पिन पॉइंट किया जाए बॉटनी मतलब आपका क्या समझते हो, मैंने आपसे इसलिए पहले इसमें आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो कि आपको पूरा जो रिमेनिंग डेज है उसको यूटिलाइज करना है, आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। रिवाइज इसलिए किया जाता है ताकि आपको चीज़ें याद रहे, आपके मेमोरी में 30-40 दिन से जो चीज़ें घूमती रहती हैं वही आपके दिमाग में रहता है, चाहे आपको कितनी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, पर जैसा जैसा समय बीतता जाता है आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। इसीलिए आप क्या करोगे, रिमेनिंग डेज में वन एंड ओनली थिंग है कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। और एक पार्ट आता है माइक्रो टीचिंग, मैं भी आपको वो पर बताता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर जो होता है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉटनी में आपको पढ़ना क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, वायरॉइड, प्रांस, माइक्रोप्लाज्मा, प्लाज्मिड एक्सेट्रा होते हैं। फिर आप देखोगे एल्गी आता है, फंजाई, ब्रायोफाइट, चेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट टैक्सोनॉमी आप कह लो चाहे, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, अप्लाइड बॉटनी में होगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। सारी चीज़ें आप उठाते हो, लोअर बॉटनी, हायर बॉटनी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया क्रम से आप पढ़ते हो, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, फिर साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, जेनेटिक्स वगैरह। तो ये जो सारे टॉपिक हैं आपके दिमाग में घूमने चाहिए। कोई भी टॉपिक आप ऐसा नहीं है छोड़ के जाओगे, आपने बोला कि हाँ ये 2 चीज़ें पढ़ लेता हूँ बाकी सारे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। और किस लेवल की पढ़नी है आपको, नीट लेवल की पढ़नी है। या अगर आपका नीट लेवल का तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, बीएससी लेवल का आपको पढ़ के जाना है, केवल बीएससी लेवल का आपको पढ़ के जाना है। चीज़ें मेन चीज़ है कैरेक्टर्स बता सको, डिफरेंसेस बता सको, सिमिलरिटी डिसमिलरिटीज आप बता सको। जैसे कॉमन क्वेश्चन, एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या है। इकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक रहते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एक्सेट्रा। साइटोलॉजी में सेल के सारे ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन सिस्टम, जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक, ये जितने भी सेक्शंस हैं, हो सकता है कोई चीज़ आपको पढ़ने में ज़्यादा ना अच्छी लगती हो, फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको, जितने भी टॉपिक्स आते हैं बॉटनी के अंदर वो आपको आने चाहिए। डेफिनेशंस रिवाइज करिए, डेफिनेशंस क्लियर, डेफिनेशंस बहुत लोग बहुत लूजली लेते हैं, डेफिनेशंस आपको अच्छे से बताना है, क्लियर कट। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, क्या आप समझते हो इकोफीन से, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो, टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, वो कैसे जिम्नोस्पर्म से अलग है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से एडवांस बनाती हैं। लाइफ हिस्ट्रीज, जब आप एक तो जनरल कैरेक्टर पढ़ते हो, सारे जितने भी आप ऑर्गेनिज्म वगैरह पढ़ोगे उसमें जनरल कैरेक्टर्स आएंगे, फिर उनके मेंबर्स कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव से। जिम्नोस्पर्म में बहुत पॉपुलर है साइकोस और पाइनस का पढ़ना। बेसिक लेवल से आपको जिम्नोस्पर्म में एक तो जनरल कैरेक्टर, जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं, वो कैसे टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म से अलग हैं, और उनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल और उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के बारे में आप क्या जानते हो। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। ऐसे ही आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं एक बात करूं इनमें पर्टिकुलर टॉपिक की, तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, हर एक चीज़। जैसे मैं जेनेटिक्स का अगर एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ें डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हो। आप अगर जोड़ लो, आप कितने घंटे पढ़ोगे इतने दिन में, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको हर चीज़ें रिवाइज करनी हो। जैसे मान लीजिए मैं जेनेटिक्स में आपसे बोलूं कि आप जेनेटिक्स में क्या पढ़ोगे, तो जेनेटिक्स हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ते हो, जेनेटिक्स कहाँ से आया, किसके काम से जेनेटिक्स एक नया ब्रांच बना। मेंडल का आप नाम सुनते हो, मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या किया,
मेजर जो वो क्रॉसेस थे उससे क्या रिजल्ट आया, आपको उसमें साइंस समझना है, क्या साइंस मिलता है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप इसको एक लाइन में बता सको। फिर मॉडिफिकेशंस क्या है F2 रेशियोज के, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस से कैसे अलग है, कैसे ये मेंडल के रूल को नहीं मानते हैं, पिस्टैसिस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इससे एक जीव को, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस जो आते हैं क्रोमोजोम में, यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, म्यूटेशंस डिफरेंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक ट्रेट्स एंड देयर इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, न्यूरोस्पोरा क्यों पॉपुलर है जेनेटिक्स के स्टडीज़ के लिए, क्या क्या मेजर न्यूरोस्पोरा के उससे एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं जो आप पढ़ते हो, कहाँ ये चीज़ खोजी गई है। तो ऐसा ही है हर एक टॉपिक के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उनमें जो ये मेजर टॉपिक हैं, आप हर चीज़ के बारे में, कोई आपसे उसमें पूछने नहीं जा रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, चलो भाई मेरा बिलिस जलापा के बारे में बताओ जो उसमें है सारी चीज़ें, ये वो जीन, ये ऐसा कुछ नहीं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इसे क्यों बोला जाता है, बेसिक सेक्स लिंक ट्रेड्स क्या है, इसका नाम सेक्स लिंक ट्रेड्स क्यों पड़ा, इनहेरिटेंस उसका कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे एक दो सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल देना हो तो क्या दोगे, बस वही, बहुत डीप में नहीं, आपको सारे हर एक एंजाइम आप रट रहे हो, कितना वो निकला, एटीपी निकला, वो निकला, बेसिक जो साइंस है कॉमन मैन को अगर आपको बताना हो, स्टूडेंट्स को, 6 या 8 के स्टूडेंट को, तो आप कैसे बताओगे। हर एक टॉपिक आपका पढ़ा होना चाहिए, हर एक टॉपिक का उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक दो लाइन्स ही सही, हर एक चीज़ें क्लियर कट डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, सिमिलरिटीज़ पता होनी चाहिए। माइक्रो टीचिंग का भी आपसे बोला जाता है कि आपको वहाँ पे पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आता है कि आप क्या पढ़ाओगे। तो ये भी डिपेंड करता है, पहली बात तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट हो वही पढ़ाइए, और कंफर्ट हो प्लस उस चीज़ के प्लस आपके अंदर लॉयल्टी भी होनी चाहिए। आपसे बोला गया आपको क्या आता है, आपने बोला कि मुझे फैबेसी फैमिली बहुत अच्छे से आती है, जब आपसे कहा जाता है पढ़ाने को तो आप क्या करोगे, जाके अटक जाओगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आपको इंटरव्यूअर ने ऑप्शन दिया कि आप इतने सारे टॉपिक हैं बॉटनी में, सैकड़ों टॉपिक हैं, कि आप उनमें से एक टॉपिक चूज करो और पढ़ाओ जो आपका बेस्ट हो। कई सारे वाइवा में इंटरव्यूअर्स आपसे यही करते हैं कि आपको जो बेस्ट लगता हो आपके हिसाब से, अगर आप वही नहीं बता पाते हो तो वहीं से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आप, एक तो आपने बोला कि आपको सबसे अच्छा क्या पता है, जब आपको फ्रीडम मिली है अपना सबसे अच्छा चूज करने पे, आप जब वही नहीं बता पा रहे हो, दैट मीन्स फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कभी कभी आपके फेवर में चीज़ें नहीं जाती हैं कि आप जो पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ाओ। इसलिए मैं कहूँगा सारे टॉपिक्स को 7 सब सेक्शन में बांट लो। एक आता है माइक्रोबायोलॉजी, एल्गी और फंजाई वाला ग्रुप, जहाँ से आप एक कोई टॉपिक तैयार कर लो। फिर एक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से कोई टॉपिक तैयार कर लो, जैसे स्टीलर सिस्टम वगैरह होगा टेरिडोफाइटा में, सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरी वगैरह बहुत पॉपुलर है, वो आप कर सकते हो। प्लांट टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी में से कुछ ले लो, ठीक है, कोई फैमिली उठा लो, कोई स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी हो, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी में ऑर्गेनिज इतने सारे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दो क्या है, कैसे बना होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है, बायोकेमिस्ट्री में है कोई पाथवे वगैरह आपने ले लिया, कुछ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे हमें हेल्प करते हैं, ये सब, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी एक क्लब है आप इसमें। फिर प्लांट फिजियोलॉजी से कोई टॉपिक ले लो, फोटोसिंथेसिस बहुत लोग लेते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह। फिर फोटोसिंथेसिस जब आप लेते हो आपसे पूछा जाएगा उसमें कि हाँ ठीक है फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, एटीपी आ गया, कुछ आ गया, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, रूबिस्को क्या है, इकोलॉजी में से बहुत सारे टॉपिक हैं आप ले सकते हो, बायोटिक, टिश्यू कल्चर। तो ये कुल मिला के 7 जो है मेन एरियाज हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप 6 या 7 टॉपिक तैयार कर लो जो आपको उनमें सबसे ज़्यादा ईजी लगे। ये सबका डोमेन अलग अलग होता है इंटरव्यूअर्स का, कई बार
जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है तो वो लगभग एल्गी फंजाई में टच में रहता है, क्या चीज़ें होती है। जो ब्रायोफाइटर टेरिडोफाइटर जिसको आता है, जिम्नोस्पर्म वगैरह भी उसको आता है, प्लांट टेक्सोनॉमी जिसको आता है उसको एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी वगैरह भी उसमें कीन इंटरेस्ट रहता है। मतलब ये सब चीज़ें हैं इंटरेस्ट के लेवल पे, तो आपको फ़ायदा देंगी। हर चीज़ जो भी आप पढ़ा रहे हो एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, डायग्राम्स अगर बना सको तो बहुत अच्छी बात है। और आपको जो भी प्रैक्टिस करना है एक्सप्लेन करने का, केवल 3 से 4 मिनट के अंदर, आपको वहाँ पे आधे घंटे नहीं मिलेंगे, अब 20 मिनट का क्लास नहीं होने जा रहा, 2 या 3 मिनट में ही आप क्या शुरुआत कैसे करते हो क्या नहीं, वो सब पता लग जाता है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक। मैंने बताया कि क्या क्या आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हर एक टॉपिक में जो उसके सब टॉपिक्स हैं वो कैसे तैयार करना है, कितना डिप्थ तक, और माइक्रो टीचिंग का सवाल आता है तो ये सारी चीज़ें। तो ये आपकी पढ़ाई हो गई कि अगले जो भी है 20 दिन 25 दिन 1 महीना आप वहाँ पे करोगे क्या, कैसे आप तैयारी करोगे, वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, बेसिक बता दिया। आपको बेसिक लेवल ही रखना है। जैसे कोई आपसे बच्चा कोई पूछ रहा हो उतने लेवल का, आप अपने आप को बहुत उसमें मत डालो कि आप बहुत बड़े स्तर की चीज़ें बताने चल रहे हो। हर चीज़ें तो आप नहीं बता पाओगे, हो सकता है आपका कोई डोमेन हो, पर बेसिक चीज़ें हमेशा काम करती हैं। अब बात करते हैं ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले, हाँ, आप सबसे बड़ी बात होती है इंटरव्यू के लिए आप एक क्लॉथ डिसाइड करते हो कि आपको पहन के क्या जाना है। फॉर्मल ड्रेसेस अलाउ होती है क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं आप देखोगे साड़ी वगैरह पहन के जाती हैं, अच्छा सा सूट पहन के जाती हैं, मतलब फॉर्मल कुछ आपको बेसिकली आप बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा। और वो है कि आपको कंफर्ट देता रहे, ऐसा ना हो आपने नया खरीदा हो कुछ इधर उधर, आपको शूज़ आपने लिए हैं आपके पाँव में आपकी उंगलियों को काट रहे हैं, चुभ रहा है, क्लोथ्स आपने ऐसे पहने हैं कि आप अच्छे से महसूस नहीं कर रहे हो, सकरा सा आपको लग रहा है, तो मतलब वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ओवरऑल बेसिक यही होता है, काम रहो आराम से, जिस चीज़ के लिए आए हो वही करना है। आपको बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए चीज़ें, आप ऑलरेडी अगर इंटरव्यू कॉल आपका आया है तो ऑलरेडी आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे क्यों हो, आप अपने दम पे वहाँ पे गए हुए हो। तो एकदम वो रहिए, पोलाइटली ग्रीट करिए सबको। कन्वर्जेशन जैसे आप किसी से बात करते हो अपने दोस्त से, जो भी आप ये चीज़ें मैंने बताया माइक्रो टीचिंग वगैरह जो भी कुछ हो, समझ लीजिए आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो या कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हो कि हाँ ये जेनेटिक्स है, ये मेंडल वगैरह है, उन्होंने ऐसा किया था। तो एक कन्वर्जेशन वाले मूड में आपको रहना है, पोलाइटली आपको रहना है, पर डिस्कशन वाले मोड में आपको रहना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आपसे वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होने जा रही है कि आप क्या समझते हो इन पॉइंट पे, अपनी राय दो, ये दो, ऐसे टाइप का। ऐसा नहीं कि आप यस सर नो सर, कि आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट बन जाओ। आप हो टीचर हो, आप वहाँ पे गए हो, आप एलिजिबिलिटी रखते हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, दैट मीन्स ये नहीं होता कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो अगर 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे किसी का 10 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो बाकी लोग बेकार नहीं होते हैं। 10 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो बाकी 10 भी सेम चीज़ें रखते थे, बस कुछ इधर उधर हो जाता है चीज़ें, कभी कुछ होता है, क्वेश्चन कम रह जाते हैं, कुछ हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन से वो होता है सभी के साथ, किसी का कोई चीज़ सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, तो 1-2 नंबर से रैंक वो होता है। इस वजह से छोटा महसूस आपको नहीं करना है। आंसरिंग करते समय मैं बोलता हूँ कि आपको केवल यस नो में नहीं करना है, यस सर नो सर ऐसा कुछ करके जो आपसे पूछा जा रहा है, पता चले मान लीजिए आपसे म्यूटेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है या कोई टॉपिक आपसे ऐसा बोला जाए कि आपने उसके इर्द गिर्द चीज़ें पढ़ी हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता, तो आप कह सकते हो कि सर म्यूटेशन में ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, पर ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है ये मुझे नहीं पता है। और जो आपको चीज़ें नहीं पता है उसको ऑनेस्टली एक्नॉलेज करो, अपने वे में एक्नॉलेज करो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने चीज़ें सिखाई गई हैं कि हाँ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। सारे बच्चे जो है ट्रेंड ऐसा ना हो, जो आपका जैसे आप हर जगह बात करते हो उस मोड में आपको रहना है। ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, शो कॉन्फिडेंट। आँख से आँख मिला के बात करना
ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, हमेशा से कहा जाता है और होता भी रहेगा। आप इधर उधर देखते हो, दैट मीन्स आप याद करने की कोशिश कर रहे हो या गेस मार रहे हो, बस उस वजह से। और आपको एक चीज़ याद रखनी, जो आपका सिलेक्शन है ये वाला इंटरव्यू वाला, ये आपके केवल नॉलेज के ऊपर नहीं है। इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज रखना है, क्योंकि ये आपका जो इंटरव्यू वाला पोर्शन होता है, यहाँ आपके नॉलेज की टेस्टिंग नहीं हो रही है। आप ऑलरेडी वहाँ पे गए हुए हो अपने नॉलेज के दम पे, जहाँ पे आपको नॉलेज दिखाना था वो चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज तो पूछा ही जाएगा, वो एक बात करने का तरीका होता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में उसी चीज़ के लिए गए हो। और आपसे बात किस वे में किया जाएगा, पॉलिटिक्स पे तो कोई बात करेगा नहीं। नॉलेज में केवल आपका साइंटिफिक जो होता है टेम्परमेंट देखा जाता है, और उसके साथ साथ जब आप बात करते हो तो आपके पोलाइटनेस, ऑनेस्टी वगैरह वो तो आपसे दिखती ही है। कोई भी जो व्यक्ति वाइवा ले रहा है आपका, वो बहुत लोगों का वाइवा ले चुका है ऑलरेडी, तो उसको आप घुमा तो नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल्स के बारे में है, बस इतना सारी चीज़ें, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको समझना होगा क्या चीज़ें आपके हाथ में हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। आपके हाथ में है क्या? आज मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस नहीं करनी है, फर्जी चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, क्या हुआ क्या नहीं होगा। रिजल्ट निकल चुका है, जो हो चुका, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इधर उधर आपको लग रहा मेरा कम हो गया, मेरा ज़्यादा हो गया, जो है वो है, वही रहेगा, उसी पे सिलेक्शन होना है। आपके हाथ में है आपका प्रिपरेशन, रिवीजन करो, जिस लो माइक्रो टीचिंग कंटेंट पे फोकस करो। अपीयरेंस के लिए मैंने बताया फॉर्मल कंफर्टेबल आउटफिट आप वो करो। बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई पॉस्चर वगैरह। देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें आपको लग, अरे पॉस्चर, स्माइल, ये सब वो आपका कंफर्टनेस दिखाता है। पॉस्चर इस वजह से, अब आप जैसे घर पे चेयर पे लेटते हो, पता चले लेट के बैठ रहे हो, ऐसे तो बैठोगे नहीं, तो पॉस्चर ज़रूरी होता है, जो भी दिखाता है आप रिस्पेक्ट कर रहे हो नहीं। कम्युनिकेशन स्किल मैंने आपसे बोला यस नो में नहीं है, हमेशा एक्सप्लेनेटरी टाइप का आंसर दिया करो। सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, कामली आंसर दो हर चीज़ें का। कोई चीज़ नहीं जानते हो तो उसको एडमिट करो पोलाइटली। अनकंट्रोलेबल क्या है, नॉट इन योर हैंड्स, कि जो भी क्वेश्चन पैनल से पूछा जाएगा आपके फेवर में नहीं पूछा जाता है, और कोई इंटरव्यूअर ये भी नहीं चाहता कि हर चीज़ें आपको आती भी रहेंगी, ठीक। दूसरा, मूड क्या है इंटरव्यूअर्स का। इंटरव्यूअर्स फेयर रहते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं। और जो भी आपका सिलेक्शन वगैरह होता है, आप ये मत सोचो कि आपका कल को मान लो ना हुआ तो अरे मेरा कैसे नहीं हुआ। आपके साथ आप ही नहीं जा रहे हो, बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे और भी सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे अच्छे हों, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो इस चीज़ का, उनकी तैयारी अच्छी रही हो। फाइनल डिसीजन सिलेक्शन कम्युनिटी के हाथ में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस चीज़ का टेंशन ना लो, आपको केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। एनर्जी आपको वो नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। तो बस आपको आप जो हो वो बने रहना है, ठीक है। और हमेशा से ये भी एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, तैयारी एक जगह हो गई, इंटरव्यू में आप एक जगह हो गए। जब भी आपसे कोई चीज़ पूछा जाता है यस नो पे, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, किसी चीज़ का आंसर जब आप देते हो तो इंटरव्यूअर जो भी रहता है प्री डिटर्मिंड, उसके पास ऐसा नहीं होता उसने लिस्ट में लिख के रखा हुआ है कि मेरे पास ये 10 क्वेश्चन है मैं इनसे पूछूंगा। आपसे बात किया जा रहा है, आप अपने उस पर व्यूज़ रख रहे हो, पॉइंट रख रहे हो, फैक्ट्स रख रहे हो साइंस के। आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है उसमें जो शब्द होते हैं, आपसे पूछा गया, मान लो मैंने आपसे पूछा फेबेसी फैमिली के क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे आप कहीं फील्ड में जाते हो तो फेबेसी फैमिली के मेंबर पहचानते हो। आपने क्या बोला कि उसमें लेग्यूम फ्रूट होता है, और क्या बोलोगे जैसे ये हो गया बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ भी पाया जाता है, या जैसे लीफ के बीच में पल्विनस बेस होता है। उसमें जो सब फैमिलीज़ हैं उसमें भी आप आ जाओ, लेग्यूमिनेसी जो हो गया,
पैप्लियोनेसी जो हो गया आपका, सिजल पिन्यूडी, ये सब जो सारे ग्रुप हैं आपने नाम सुने होंगे, इनके बीच में क्लियर कट आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए, उनके क्या कैरेक्टर हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। अब आपने पॉड नाम लिया तो फ्रूट के टाइप्स पे कोई जा सकता है, क्योंकि अगले आदमी को क्वेश्चन पूछना है आपसे और आपके आंसर में से ही क्वेश्चन लिया जा रहा है। आपने पॉड बोला, चलो भाई पॉड क्या है, कैसे और सारे फ्रूट से ये अलग है, लेग्यूम और क्या क्या है जो टाइप के फ्रूट होते हैं, और कोई बताओ किस कैटेगरी, मोनोकार्पेली फ्रूट है तो अच्छा बताओ कार्पेल्स क्या होते हैं, कैसे गाइनोशियम से अलग है, तो आप बताते चले कार्पेल ये वो ओवरी प्लेसेंटा पे आ गए हम, ठीक है प्लेसेंटा किसी फैमिली में प्रेजेंटेशन पता है आपको, बताइए। तो आपने बताया हाँ सोलेनेसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, तो हाँ सोलेनेसी में आपने ये देखा ऑब्लिक प्लेसेंटा होता है, उससे क्या मतलब, या उसमें कुछ कैलिक्स का कुछ फीचर होता है, आपने बताया हाँ परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो ये क्यों हुआ, वो कुछ अडाप्टेशन है, पता चला आपने अडाप्टेशन बोला तो इकोलॉजी में पहुंच गए। कुछ जीरोफिटिक अडाप्टेशन बता सकते हो, कुछ हाइड्रोफिटिक अडाप्टेशन बता सकते हो, आप जीरोफिटिक बता रहे हो, आपने स्टोमेटा का नाम ले लिया, चलो प्लांट फिजियोलॉजी में चले जाए उसी से। अच्छा स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, गार्ड सेल्स वगैरह सब्सिडरी सेल्स ये सब आप जानते हो, कैसे खुलता बंद होता है, तो आप वहाँ पे कुछ थ्योरीज बताने लगे, उस पर चले जाए, उससे कुछ हुआ जाइलम फ्लोएम पे, वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट पे बात आ गई, आते आते फिजियोलॉजी में आ ही गए हैं, तो आपसे मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फोटो रेस्पिरेशन पे बात हो गई, फिर अच्छा चलो ठीक है क्या पढ़ाना चाहोगे, आप उस पर आ गए, फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाते हो, बताते हो, चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही चीज़ें चलती है, ऐसे ही आपको जाना है और आपको बहुत चीज़ें सोचना नहीं है आपके हाथ में। अब आप वहाँ पे परेशान हो रहे हो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे सिलेक्शन, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये चीज़ें हैं, आपकी तैयारी, आपका अच्छे से बात करना बोलना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनके इंटरव्यूअर के हाथ में तो है नहीं ना आप रिटन में कितने नंबर लेके जा रहे हो, और आपका रिटन आप ही का पढ़ाई का रिजल्ट है, वो इंटरव्यूअर आपको उतने नंबर देगा जितने आप वो आपको जज करना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन होना नहीं होना वही उसके हाथ में नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी फालतू चीज़ों से आप दूर रहिए, बहुत चीज़ें आप बातें सुनते इधर उधर रहते हैं, उस पर फोकस करते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि जो चीज़ें हो चुका है वो हो चुका है, जो आपके हाथ में है वो करिए, बाकी सारी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। रिजल्ट आपका दिखेगा 2 महीने बाद जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, तो फोकस उस पर करिए जो चीज़ें हो सकती हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सब्जेक्ट ही ज़रूरी है। मुझे इंटरव्यू में कुछ नहीं, आपसे यही मतलब है आपको एल्गी फंजाई के बारे में पता है कि नहीं पता है, ब्रायोफाइटा के बारे में जानते हो, रिक्शिया, मार्केंशिया, ये सब, स्फैग्नम, एंजियोस्पर्म में आ जाओ तो बेंथामेनुकर का क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली। साइटोलॉजी में आ जाओ तो मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, सेल से बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा, गोल्गी का फंक्शन क्या हो गया, जेनेटिक्स मैंने बताया ही, इकोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं ही हैं, ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आ जाओ तो पूरा उधर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसी में घूमना है अगले 1 महीने, इसी में रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वालिफाई करिए एग्ज़ाम, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।